अजय श्रीवास्तव न्यू दिल्ली से जुड़ रहे हैं और बाजार न्यू हाई पे है आज। इनफैक्ट आज के दिन के 17,500 को बहुत डिसाइसिवली क्रॉस किया है। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये बताएं कि दिल्ली में दिवाली की तैयारियां कैसी हो रही हैं? आपके फ्रेंड्स नए मकान खरीद रहे हैं, पेंटिंग करवा रहे हैं, होम रेनोवेशन का काम चल रहा है, बाजार में रौनक है या सबड्यूड है मामला? नहीं, बिल्कुल रौनक है। सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे पास वापस जो हमें चाहिए था वापस आ गया, ट्रैफिक जैम। अरे वाह, क्या बात है। कल मैं हैदराबाद में था, वहां भी यही देखा, ट्रैफिक जैम। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में भी परसों 3-4 दिन से ट्रैफिक जैम है। तो आई थिंक 2 साल बाद दिवाली आई है, लोग उसको त्योहार को मना रहे हैं। और ये भी है कि अब कोविड ने एक चीज कर दी है कि यार जो है आज ही है, पता नहीं कल अगले साल क्या होगा। शाहरुख खान ने कहा था कल हो ना हो। तो सारी, मुझे लगता है जितने भी दोस्त हैं हमारे, जितने भी कॉलीग्स हैं, सब का यही है कि बस अब इस बार तो कर ले जो करना है, फिर पता नहीं अगले साल क्या होगा। तो बहुत अच्छा माहौल है। आई थिंक ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है, अब लोगों के मोरल के लिए अच्छा है। आई थिंक ये काफी बढ़िया चल रहा है जो अभी चल रहा है। उम्मीद है कि चलता रहेगा इस हफ्ते तक। तो बिल्कुल हमारी को एंकर प्रियंका आनंद जो हैं और डिम्पी दोनों दिल्ली के हैं, उनके मन में हमेशा दिल्ली रहता है। और थैंकफुली प्रियंका इस बार दिल्ली जा रही है दिवाली मनाने के लिए। बिल्कुल, तो पहले ही वार्न कर दिया ना अजय ने कि वहां पर बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। बट दिल्ली में पार्टी तो कार में शुरू हो जाती है। पहले जहां पहुंचेंगे वहां तो पहुंचेंगे पहले। ट्रू। तो ये खैर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ट्रैवलिंग टाइम को भी वेस्ट क्यों करेगा गाड़ी। एनीवेज, तो ये बताइए कौन सी कैटेगरीज आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक ऐसे बाजार के विशेषज्ञ हैं, एक तरफ पोर्टफोलियो नंबर्स, दूसरी तरफ आप स्कटलबट भी बहुत करते हैं, ट्रैवल करते हैं, कौन सी कैटेगरीज में आपको सॉलिड बॉयंसी नजर आ रही है? आई थिंक एक जगह जो क्लियर बॉयंसी है वो है प्रीमियम कंज्यूमर गुड्स कंपनीज। वहां पे जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो भी कम है, और जो सेगमेंट है पॉपुलेशन की जो खरीदती है सामान, चाहे लग्जरी कार ले लीजिए, चाहे लग्जरी लिकर ले लीजिए, चाहे लग्जरी प्रोडक्ट ले लीजिए, गिफ्टिंग के लिए लग्जरी प्रोडक्ट। सो आई थिंक जो अपर सेगमेंट है उसमें वेरी क्लियरली काफी बॉयंसी है इस समय। उसके अंदर में डिमांड अच्छी आ रही है, और उस सेगमेंट के अंदर में इन्फ्लेशन का इतना इम्पैक्ट नहीं जो आप इकोनॉमी सेगमेंट में देखेंगे, जहां लोगों को कटेल करना पड़ा है खर्चा अपना, बिकॉज जो इन्फ्लेशन की जो मार है उनके लिए अनफॉर्चुनेटली एक लार्ज सेगमेंट है इंडिया का जिसकी दिवाली इतनी अच्छी नहीं होगी शायद, बिकॉज उनके पास इतना पैसा नहीं होगा, स्पेयर मनी नहीं होगा इन्फ्लेशन के कारण में। बट जो अपर सेगमेंट है, जैसे होटल ले लीजिए, 5 स्टार होटल ले लीजिए, लिकर कंपनी ले लीजिए, आई थिंक इनका तो अपना जो हाई एंड कंज्यूमर गुड्स हैं, गोल्ड कंपनीज हैं, ज्वेलरी कंपनीज हैं, आई थिंक इसका शायद दिवाली, आई थिंक सबसे बढ़िया दिवाली होगी पिछले डेकेड में मेरे हिसाब से, जो ट्रेंड चल रहा है। तो लग्जरी कंज्यूमर गुड्स आई थिंक एक सेगमेंट है जो बहुत क्लियर अपलिफ्ट है इस इकोनॉमी, इस मार्केट के अंदर में। अजय, क्योंकि एक व्यू ये भी निकल कर आता है कि 2000 ये वाला साल और उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम ये साल एक बड़ा बेस बना लेंगे और फिर एक बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड है आने वाले साल में। क्या आपको लगता है कि वो बेस अब बनना शुरू हो गया है और बाजार जिस मोमेंटम में है वो मोमेंटम अब जारी रहेगा? छोटे बहुत वॉलेटिलिटी के बाउट्स बीच में आ सकते हैं, लेकिन अब हमने एक अप ट्रेंड पकड़ लिया है, या फिर अब भी आपको लगता है कि मोर पेन इज स्टिल देयर और हेडविंड्स अभी भी ग्लोबली जो है बाजार को, इंडियन मार्केट्स को परेशान कर सकती है? देखिए, ग्लोबली को एक मिनट अलग रखें तो थोड़ा सा देखें हमारी इकोनॉमी को क्या होगा। एक है कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन पास थ्रू अभी भी चल रहा है, अभी हुआ नहीं है पूरा। आपने ईसीसी का रिजल्ट देखा होगा, उसमें पहला आपको अनुभूति होगी कि ये क्या हो रहा है इन्फ्लेशन पास थ्रू में। उसके अलावा जो आपने गैस प्राइसेस देखे हैं, 40 to 50% इंक्रीज हुए हैं, कंज्यूमर के भी होंगे और आगे एलपीजी भी होगा, सीएनजी भी होगा। तो हमारे हिसाब से जो इकोनॉमी, उसके FY24 में इलेक्शन आ जाएगा, उसका मतलब है कि गवर्नमेंट को टाइट कंट्रोल रखना पड़ेगा इन्फ्लेशन पे अपने लिए, और शायद स्कीमें और जारी करनी पड़ेंगी या कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, जैसे पीएम स्कीम्स हैं अनाज के लिए एक्सेट्रा। तो जो पूरा माहौल है और जो ग्रोथ भी है आरबीआई की, वो भी 6% से ऊपर की नहीं आ रही है। तो उस माहौल में देखते हुए टू एक्सपेक्ट कि यार आप स्टॉक मार्केट की आउटरीच इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाएगी, हमें तो नहीं लगता है। हमें तो अभी भी लगता है कि नेक्स्ट ईयर 2 ईयर के अंदर में आप अगर फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स की रिटर्न शायद इक्विटी रिटर्न से ज्यादा आएगी। ठीक है, सेलेक्ट मिड कैप है, सेलेक्ट स्टॉक है, उसमें आपको अच्छी रिटर्न मिल जाएगी। बट ऑन अ ब्रॉडर मार्केट उम्मीद करना कि ये 15-20% रिटर्न आएगी इस मार्केट के ऊपर में,
बहुत मुश्किल लग रहा है, बिकॉज अभी भी ये इन्फ्लेशन का जो आपने मुद्दा उठाया, पास थ्रू अभी नहीं आया है और अब आता रहेगा धीरे धीरे लगातार। इकोनॉमिक ग्रोथ आपने देखा सीमेंट के अंदर में, देखा आपने कि सेल ही ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट थी एसीसी की। अगर वो एक इंडिकेशन है तो उसका बड़ा क्लियर इंपैक्ट आएगा नेक्स्ट ईयर में। तो आई थिंक इन्वेस्टर को बड़ा सोच समझ के करना है इस काम में। इसमें ये मार्केट वो है हमारे हिसाब से प्रियंका जी की यूफोरिया को आप बेचिए, यूफोरिया खरीदिए मत। आप जब बहुत वीकनेस है तभी जाइए खरीदने के लिए और अपना पोर्टफोलियो मैनेज करिए एक्टिवली, बिकॉज इसमें प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी है इस बाजार के अंदर में। तो उछाल के बाजार के अंदर में खरीदना हमारे हिसाब से मुनासिब नहीं है हाई इन्फ्लेशन में। जब बहुत करेक्शन होगी तो आप देखिए अपने स्टॉक को और प्रॉफिट जरूर बुक करिए, बिकॉज इस स्टॉक को चलाना FY24 तक हमारे हिसाब से तो बहुत ही मतलब रिटर्न आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। बैंकिंग पे टेक क्या है, क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 15-16% की है, ये बहुत अच्छी है। और दूसरा जो हम पहले आज से 4 साल 5 साल पहले सुनते थे कि ये बड़ा घोटाला हो गया या ये बड़ी कोई बात निकल के आई है, कम से कम ये अब सुनते नहीं है, पहला पॉइंट। और दूसरा, बैंक्स ने भी अपने आप को तैयार कर लिया कि हमें सुनेंगे भी नहीं बॉस, हम सुनेंगे भी नहीं ऐसा कुछ। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ बैंकिंग की तस्वीर थोड़ी पहले से ठीक हो गई है? देखिए बैंकिंग की तस्वीर उनके परफॉर्मेंस से ठीक नहीं हुई है। 15-16% ग्रोथ रेट जब कह रहे हैं, आपका ग्रॉस आपका WPI इन्फ्लेशन क्या है पिछले 2 साल में? 15% जो ऊपर ही चल रहा है ना। तो अगर आपने वही सामान वही मटेरियल खरीदा होगा आपने और वर्किंग कैपिटल के लिए वही आज खरीद रहे हैं आप, तो आपका 15% तो आपका वैसे ही उसमें इंक्रीज हो गया प्राइस के अंदर में। तो 15% इज अ ऑप्टिकल इल्यूजन की हमारा ग्रोथ चल रही है। 15% इन्फ्लेशन भी खा गया आपको, आपकी जो सामान खरीदते हैं तो वो भी 15% है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक RBI का जो स्टैंड है कंटिन्यू बैंक के फेवर में है, इसलिए बैंकिंग इंडस्ट्री थोड़ा ठीक कर रही है। इसलिए कि इंटरेस्ट रेट आज भी डिपॉजिटर्स के उतने नहीं बढ़े। आपने शायद देखा होगा आज एक न्यूज आर्टिकल है, मुझे पता नहीं वेरासिटी क्या है उसकी, बट अखबार में देखा मैंने कि स्टेट बैंक ने सेविंग बैंक के ऊपर में 5 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट घटा दिया। आप समझ सकते हैं कि बैंक इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट ग्लोबली बढ़ रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट घटा रही है, इसका क्लियर मतलब है कि जो RBI लिक्विडिटी दे रही है उससे जो निवेशक है उसको, जो आपका डिपॉजिटर है उसको आपको रिटर्न आप सबड्यू कर रहे हैं। इसलिए शायद बैंक का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रहा है। आज की तारीख में 4% NIM है। बट जिस दिन लिक्विडिटी टाइट कर दी RBI ने या करेगी, या डिपॉजिटर्स के फेवर में थोड़ा इंटरेस्ट रेट को रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव करेगी, उस दिन रही सही परफॉर्मेंस नजर आएगी। तो अभी फिलहाल RBI की छत्र छाया में आप अपना कमा लीजिए पैसा, और इतना छत्र छाया के बावजूद भी बैंकिंग इंडेक्स ने पिछले 3 साल में मोस्ट मिड कैप इंडेक्स और लार्ज कैप इंडेक्स से कम ही कमाया है निवेशक के लिए। तो बैंकिंग इंडस्ट्री वही है, मैं बता रहा हूं कि सिर्फ RBI के ही उस पर चल रही है। आज की तारीख में कोर परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो उसके लिए उसको RBI की क्यों सपोर्ट, आज आपको क्यों रिड्यूस करना पड़ रहा है सेविंग बैंक रेट इस माहौल के अंदर में? बिकॉज RBI आपको फ्री पैसा दे रही है। आई थिंक डिपॉजिटर्स को आपने पिछले 5 साल से आपकी रिटर्न नेगेटिव करी है, उसका इंपैक्ट आपने देख लिया है इंडिया में कि कंज्यूमर कंजम्पशन कितनी कम होती जा रही है इंडिया के अंदर में। आप इंटरेस्ट रेट को सेविंग के लिए बढ़ाइए, लोग क्या पैसा आएगा ज्यादा, कंजम्पशन बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो अगर बैंकिंग को आप प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो फिर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आप इन्वेस्टर्स को ये सोचना है कि यस बैंकिंग के 2-4 स्टॉक ठीक चल सकते हैं, बट ब्रॉड बैंकिंग इंडस्ट्री की आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आप देखिए उनके जो लोन है, मुद्रा लोन्स है, उसका आप देखिए क्या हो रहा है, SSI लोन्स को क्या हो रहा है, उसके एग्रीकल्चर लोन्स का 19% NPA हो गया है। तो उसके ऊपर में अभी जो लेंडिंग करी है पिछले 2-3 साल में, वो अब आपको अब नजर आनी शुरू होगी। तो मेरे हिसाब से फूक के चले 2-4 बैंक के ठीक है, बट एज ए इंडस्ट्री चलेगी। मुझे तो नहीं लगता कि अगर इकोनॉमी 6% पे ग्रो करेगी और इन्फ्लेशन हमारा 8% पे रहेगा तो बैंकिंग इंडस्ट्री को इतना ग्रोथ दिखा पाएगी। अजय ये बताएं कि लास्ट 4-6 महीने की जो वॉलेटिलिटी थी उसमें आपने कौन से एरियाज में अपना एलोकेशन बढ़ाया है? देखिए जो भी अपना एलोकेशन बढ़ाया है वो है पावर सेक्टर में बढ़ाया हमने, क्योंकि उसके अंदर में प्राइसिंग काफी करेक्ट हो गया है। और हमें ये लगता है कि सरकार के पास कोई चारा नहीं है कि अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो आने वाला था, जो रुक गया है, वो शायद आएगा अगले साल सत्र में आना चाहिए उसको। उससे पावर कंपनीज को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उसके अंदर में पास थ्रू कॉस्ट अलाउ कर दी जाएंगी। और ये इतना क्रिटिकल सेक्टर है जो आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते। तीसरी बात, मोनोपोली स्टेटस हो गया सबके ऊपर में। तो उसके ऊपर में आपके 3 कंपनियां इंडिया की पावर ऑलमोस्ट 70% पावर आपकी कंट्रोल करती हैं, 3 या 4 कंपनियां।
तो उस माहौल में हमने जो काफी इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाई है वो बढ़ाई है पावर सेक्टर के अंदर में पिछले 3 महीने के अंदर में। केसेस भी हैं अजय जहां पर अब आप अवॉइड देख रहे हैं। आईटी एक ऐसा स्पेस है जो काफी ब्रेंड झेल चुका है, लेकिन क्या अब लग रहा है वहां वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं? क्योंकि पहला तो जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, नंबर्स आए हैं, कमेंट्री आ रही है, वेज हाइक नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही है, ये सारी चीजें तो अब क्या इस स्पेस को अट्रैक्टिव बना रही हैं? देखिए, हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, हर पैसिव इन्वेस्टर के लिए आईटी सेक्टर से अच्छा कोई सेक्टर है नहीं इंडिया के अंदर में। उसको आप करेक्शन में जरूर खरीदिए मेरे हिसाब से। ये मत समझिए कि अभी क्या इस क्वार्टर में क्या होने वाला है, बट आप पिछले 3 से 5 साल रिटर्न देखेंगे, आईटी सेक्टर का रिटर्न पूरे इंडिया में बेस्ट रिटर्न आया है और आता रहेगा, क्योंकि 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर में। एक तो है कि 3-4 कंपनियां हैं, उसमें कोई ज्यादा नहीं कि 25 कंपनियां कंपीट कर सकती हैं और इनका मार्केट शेयर उतना ही रहेगा ग्लोबल मार्केट के अंदर में। इनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है इस समय। दूसरी बात है, ये पेबैक देती हैं। आपको देखा डिविडेंड मिला, अभी जैसे इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस किया और लगातार साल बर साल करती जा रही है। तो ये नहीं है कि इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया फिर कोई एक्विजिशन कर लिया उसमें आपके पैसे डूब गए। ये कंपनियां हमारी इंडिया की ऐसी हैं जिन्होंने हमेशा प्रायोरिटी दी है, और टाटा को तो देनी ही पड़ेगी इनको प्रायोरिटी, बिकॉज उनकी टाटा ग्रुप चलता है डिविडेंड के ऊपर में टीसीएस से। तो टीसीएस तो डिविडेंड का किंग रहेगा ही। इन्फोसिस ने बायबैक और डिविडेंड लगातार दिया है। तो ये 2 कंपनियां तो ऐसी हैं कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इससे बेहतरीन क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि जहां मोनोपोली है, रिटर्न आ रही है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो डेट है, 40,000 करोड़ शीट पे है, ग्लोबल मार्केट है, अभी यूएस है, शायद यूरोप होगा, अफ्रीका होगा, इंडिया होगा। तो इसमें तो 2 राय सोचने की है ही नहीं कि ये इससे सेक्टर बढ़िया मिलेगा ही नहीं आपको। अजय, एक और क्वेश्चन भी है आपसे पता करना है। एक ना और चीज़ बदल रही है भारत के अंदर, वो है डिफेंस। अभी डिफेंस का एक्सपो भी लग रहा है गुजरात के अंदर। अजय बता रहे थे कि इतनी लोग जा रहे हैं वहाँ पे और इतना भीड़ हो गए कि वहाँ पे होटल्स तक नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी है, ये मैं होटल वाला कंसेप्ट नहीं पता करता, मेरे को आपसे ये पता करना है। मैं एक बिल्कुल आम निवेशक की तरह सोच रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने ही HAL बढ़ा, भारत फोर्ज बढ़ गया और भी कई ऐसी कंपनीज बढ़ गई जो डिफेंस से जुड़ी हुई हैं। अब मेरे से खरीदा नहीं जा रहा, तो आप मेरे को बताओ कि मैं ठीक सोचता हूँ या फिर मैं गलत सोच रहा हूँ कि नहीं खरीद ले भाई, कुछ नहीं होता, अभी तो 40% और चलना बाकी है। देखिए, आपको एक चीज बताता हूँ, जब हमने अपना काम शुरू किया तो HDFC का IPO आया था 40 रुपए के ऊपर में। अब मैं कुछ भी कर लूं, कोई भी साइंटिफिक तरीका बना लूं, मैं अपना उम्र वापस नहीं ले जा पाऊंगा 40 रुपए पे। ठीक है, तो अब अगर जो आप आज निवेशक हैं बाजार में, कल का अखबार देखिए, सुनिए, कल का अखबार बहुत तकलीफ देता है हर इन्वेस्टर को। ओके, और वो बिल्कुल देखना नहीं चाहिए आपको, बिकॉज आप कभी इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं उसके अंदर में। तो मेरे हिसाब से देखिए, डिफेंस का लॉन्ग टर्म है, लेकिन एक उसमें प्रॉब्लम जो है, एक वो इन्वेस्टर को समझनी चाहिए रिटर्न की, कि टोटली गवर्नमेंट ओन्ड सेक्टर है ना। गवर्नमेंट ओन्ड सेक्टर का मतलब है कि उस पे प्राइस प्रॉफिट कंट्रोल गवर्नमेंट के लिवर के हाथ के ऊपर में है। आज की तारीख में गवर्नमेंट अच्छा 7.5 से 12.5% कॉस्ट पास थ्रू मार्जिन देती है डिफेंस कंपनीज को। मैज़ेगॉन डॉक देखेंगे 7.5, बेल देखेंगे और ये देखेंगे तो 12.5 के आसपास आपको मिलेगा मार्जिन। अगर कल को बजट कंस्ट्रेन करने के लिए सरकार कहती है कि पास थ्रू 12.5 नहीं, आप 5% देंगे, तो आपका निवेशक का प्रॉब्लम रहेगा। जो आपने देखा BPCL में देखा, सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक ही आपको झेलनी पड़ेगी कि सरकार के पास में उसका लिवर है प्रॉफिटेबिलिटी का और वैल्यू का, और इसलिए आपको थोड़ा सा समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा और धीरे धीरे करिए इन्वेस्ट। कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ होने नहीं वाला। कि ये सेक्टर बढ़िया सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया को रुपये खरीदने ही पड़ेंगे डिफेंस इक्विपमेंट, और जो ग्लोबल कंपनीज है उनको इनसे पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी, बिकॉज वो मॉडल इंडिया का वही है, बेल का मॉडल वही है, HAL का मॉडल वही है कि आपको पार्टनरशिप करिए, हम आपका सामान इंडियन डिफेंस को दे देंगे। तो इसलिए निवेश जरूर करिए, थोड़ा सोच समझ के करिए, इतना एक साथ मत करिए, बिकॉज गवर्नमेंट के पास में इसकी पावर है प्रॉफिट बुकिंग कराने की और इसका कंट्रोल करने की इसके ऊपर में। इसलिए आराम से करिए, और मेरे हिसाब से सही मौके आएंगे आपको इलेक्शन के बाद में, जब गवर्नमेंट पे फिस्कल कंस्ट्रेंट नहीं होगा। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रुकिए मत, कल का अखबार मत देखिए। HAL था, और हम लोग तो आप 1 साल से इसका जिक्र करते आ रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्रीज का आपके चैनल पर, कोई आज नया नहीं है डिस्कवरी है डिफेंस की। तो बढ़ेगी, आराम से बढ़ेगी, वैल्यू अभी भी ठीक है इसकी, कोई इतनी खराब वैल्यू नहीं है कि आप निवेश नहीं कर सकते हैं। बट मैं यही कहूंगा, समझ के चलिए, सरकार की कंपनी है और उसके लिए
वो किस दिन आप पे वो प्रॉफिट कम हो जाएगा वहां पे आपको पता लगेगा नहीं। बीपीसीएल के इन्वेस्टर का पेन आप शायद जानते होंगे या कभी मिलिएगा उनसे तो बात करिएगा उनसे। बात है, बहुत बढ़िया, सालों का तजुर्बा आपकी बातचीत में झलकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, और बहुत ही धन्यवाद। शानदार Happy Diwali to दीपावली you, sir. आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका आपसे मिलने आएंगी दिवाली के राम राम बोलने के लिए। और मोस्ट वेलकम, थैंक यू।